हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। चलिए पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। लास्ट पार्ट 1 में हमने सीखा था प्रोसेस बेस्ड थ्योरी की 6 थ्योरीज हमने कवर करी थी। आज हम 7 से लेकर 13 थ्योरीज को कवर करने वाले हैं। और यहाँ पर सबसे पहली थ्योरी जिसका नाम है क्लार्क हल्स ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, शुरू करते हैं इसको। देखिए, क्लार्क हल कहते हैं कि जब भी हमारी बायोलॉजिकल नीड्स सेटिस्फाई नहीं होती, यानी कि जैसे हमें भूख लग रही है, प्यास लग रही है, हमें दर्द हो रहा है, तो जब ये नीड्स हमारी सेटिस्फाई नहीं होती तो इसके कारण लैक ऑफ होम्योस्टेसिस हो जाता है। मतलब होम्योस्टेसिस की कमी हो जाती है हमारे अंदर। अभी होम्योस्टेसिस का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। तो जब भी हमें भूख लगेगी, हमें प्यास लगेगी, हमें दर्द हो रहा होगा, तो हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो उसकी क्या हो जाएगी, हमें कमी हो जाएगी। तो ये किस तरीके से काम करता है ये देखते हैं। लैक ऑफ होम्योस्टेसिस का जो प्रोसेस है, सबसे पहले हमारी एक नीड अराइज होती है, लाइक हमें पानी चाहिए, हमें खाना चाहिए। इसके कारण नीड के बाद एक टेंशन अराइज होती है जिसको हम ड्राइव कहते हैं, लाइक हंगर एंड थर्स्ट। खाना चाहिए, भूख लग रही है तो हंगर हो जाएगा, पानी चाहिए, प्यास लग रही है तो थर्स्ट हो जाएगा। और जब हमें ऐसा टेंशन अराइज होती है तो उसके अगेंस्ट में हम क्या करते हैं, फिर ड्राइव रिड्यूसिंग बिहेवियर हम अपनाते हैं। लाइक हमें प्यास लग रही होती है तो हम पानी पीने लग जाते हैं, भूख लग रही होती है तो खाना खाने लग जाते हैं। तो ये हमारा ड्राइव रिड्यूसिंग बिहेवियर होता है। मतलब एक तरीके से हमने अपने आप को रेनफोर्समेंट दिया, रिवॉर्ड दिया, ताकि ये जो हमारी नीड थी वो सेटिस्फाई हो जाए। ओके, तो आपको क्लियर हुआ होगा कि क्लार्क हल क्या कहना चाहते हैं। क्लार्क हल यही कहना चाहते हैं कि जब भी हमारी बायोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई नहीं होती तो होम्योस्टेसिस की कमी हमारे अंदर हो जाती है। ओके, अब इस थ्योरी की कुछ क्रिटिसिज्म के बारे में बात करते हैं। ये थ्योरी कहती है कि क्रिटिसिज्म ये कहते हैं कि वाई पीपल रन बिहाइंड मनी एज मनी डज नॉट फुलफिल एनी बेसिक नीड्स बियॉन्ड अ पॉइंट। लोग क्यों पैसे के पीछे भागते हैं? एक पॉइंट के बाद तो पैसा हमारी बेसिक नीड के अलावा और कुछ फुलफिल नहीं कर पाता है। ओके, सही बात है। जैसे कि हम अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन हम पैसे के पीछे क्यों भागे जा रहे हैं जबकि पैसा एक पॉइंट के बाद हमारे नीड्स को कोई सेटिस्फाई नहीं करता। तो इसके बारे में क्लार्क हल ने कुछ नहीं कहा। तो ये किसका क्रिटिसिज्म है। दूसरा क्रिटिसिज्म एक कहता है कि वाई पीपल एंगेज इन टेंशन इंक्रीजिंग बिहेवियर। क्लार्क हल कहते हैं कि टेंशन को रिड्यूस करना है, उसके लिए हम ड्राइव रिड्यूसिंग बिहेवियर हमने अपनाया था। लेकिन कुछ लोग तो टेंशन इंक्रीजिंग बिहेवियर भी करते हैं, जैसे स्काई डाइविंग करना, आसमान से कूद रहे हैं, तो आसमान से कूदने में तो आपका टेंशन बढ़ता है, ना कि घटना है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी, इस सिचुएशन को भी क्लार्क हल एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म उठ के आए थे बाद में। ओके, आई होप यहाँ पर आपको क्लार्क हल की ये जो थ्योरी है वो समझ आई होगी मोटिवेशन की। नेक्स्ट हम थ्योरी पढ़ते हैं जिसका नाम है नंबर 8 थ्योरी, सेल्फ अफिकेसी थ्योरी बाय एल्बर्ट बंडूरा। ओके, तो सेल्फ अफिकेसी थ्योरी में क्या एल्बर्ट बंडूरा कहा है, ये कहते हैं कि सेल्फ अफिकेसी अगर किसी भी पर्सन की हाई होगी तो उसका मोटिवेशन भी क्या होगा, हाई होगा। अब ये सेल्फ अफिकेसी क्या होता है? सेल्फ अफिकेसी यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो उसका मोटिवेशन हमेशा हाई रहेगा। ओके, इससे क्या होता है, जब भी किसी बंदे का मोटिवेशन हाई होता है तो उसके अंदर डीप इंटरेस्ट डेवलप होता है किसी भी काम को करने का। ओके, वो ज़्यादा एफर्ट अपने काम में डालता है। नॉट बॉदर्ड बाय ऑब्स्टेकल, वो इस चीज़ से घबराता नहीं है कि उसके आगे आने वाली क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, उसके रास्ते में क्या ऑब्स्टेकल्स आएंगी। साथ ही रिकवर क्विकली फ्रॉम सेटबैक्स, अगर कोई रुकावटें या फिर उसको कोई फेलियर का सामना भी करना पड़ता है, अगर वो मोटिवेटेड है तो वहाँ से भी वो क्विकली रिकवर करता है, बाउंस बैक करके आगे बढ़ता है। ओके, लेकिन कभी कभार इट लीड्स टू ओवर कॉन्फिडेंस। ज़्यादा मोटिवेटेड होने में हम ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाते हैं, हमें अपने आप में ज़्यादा ही मोटिवेटेड है अपने अंदर से। तो कभी कभार हम ओवर कॉन्फिडेंस के कारण भी कह देते हैं नहीं नहीं हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो इट लीड्स टू ओवर कॉन्फिडेंस। ओके, अब हम इसका उल्टा देखते हैं। अगर सेल्फ एफिकेसी किसी पर्सन के अंदर लो होगी तो मोटिवेशन भी उसके अंदर क्या होगा, कम होगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, जब मोटिवेशन कम होता है तो इट इंक्रीजेज अवर स्ट्रेस, हमारा स्ट्रेस बढ़ता है। दूसरा, गेट डिस्करेज्ड बाय ऑब्स्टेकल, हमारे रास्ते में जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं, बाधाएं आती हैं, उनसे हम घबरा जाते हैं। लो इन कॉन्फिडेंस, ये हमारे कॉन्फिडेंस को कम करता है और हम चैलेंजिंग टास्क हमेशा अवॉइड करते हैं। एक्सेप्शन क्या है, सम टाइम पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट टू प्रूव अ पॉइंट, और ऐसे समय में हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं, तभी जाके हम एक स्तर तक अपने आप को पहुंचा पाते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारी ये सेल्फ एफिकेसी यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्पैक्ट करती हैं। फर्स्ट वन है हमारा एक्सपीरियंस, हमारा इनएक्टिव अटेनमेंट। सपोज कोई ऐसा पुराना एक्सपीरियंस है, हम कोई पेपर लिखने जा रहे हैं और पुराना भी हमारे पास उस पेपर को लिखने का एक्सपीरियंस है, तो इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई रहता है। और अगर हमारे पास कोई पुराना एक्सपीरियंस नहीं है तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होगा, लो रहेगा। दूसरा है मॉडलिंग वर्क और विसेरियस एक्सपीरियंस। इसमें क्या होता है, हम किसी अपने आइडल को या फिर अपने ही जैसे किसी साथी को देखते हैं और ऐसा सोचते हैं कि अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, तो इससे हमारे अंदर मोटिवेशन आता है। जैसे इफ़ सचिन हिट्स
ऑन शेन वॉन, अगर सचिन जो है शेन वॉन की बॉल में हिट कर सकता है तो सहवाग क्या बोलेगा कि अगर सचिन कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, तो उसको बोलते हैं मॉडलिंग इफेक्ट। तो अगर आपका दोस्त या आपका साथी कोई वो चीज़ कर पा रहा है जो अलग है, तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा कि आप भी वो चीज़ कर सकते हैं, तो इससे भी आपका सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होगा। थर्ड वन इज वर्बल परसुएशन। वर्बल परसुएशन का मतलब है कि आप किसी को बोल रहे हैं कि आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आपके द्वारा कोई भी काम हो सकता है, ठीक है, आप किसी से कम नहीं है। जिस तरीके से आपने देखा होगा जब भी प्लेयर्स जाते हैं टीम में खेलने के लिए जाते हैं, मैदान में जाते हैं, तो टीम को साथ लेके कोच उनको बैठता है और उनसे बोलता है कि दे कैन विन, वो जीत सकते हैं। तो मतलब एक तरीके से वो परसुएट कर रहे हैं, वर्बल परसुएशन कर रहे हैं, जिससे उनके माइंड में एक चीज़ बैठ सके कि वो भी कुछ हासिल कर सकते हैं। ओके, नंबर 4 अगर हम देखें तो वो है साइकोलॉजिकल फीडबैक। साइकोलॉजिकल फीडबैक क्या होता है? देखिए, आपने देखा होगा जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं या नर्वस में होते हैं, या आपको कहीं इंटरव्यू में जाना है, या फिर आपको कहीं प्रेजेंटेशन देनी है, आपको बहुत लोगों के सामने बोलना है, तो आपके लेग्स शेक करने लग जाते हैं, आपने देखा होगा। ओके, तो अवर लेग्स माइट गेट शेक, और कभी कभार तो हमारे स्टमक में भी ऐसे ही होता है, ऐसा लगता है कि जैसे बटरफ्लाइज उड़ रही हैं। तो ये ऐसा देखने को मिलता है। तो साइकोलॉजिकल फीडबैक इसमें अगर हम क्या दें, अगर अ पर्सन विद लो सेल्फ एफिकेसी, अब ऐसे सिचुएशन में अगर किसी पर्सन का सेल्फ एफिकेसी लो है, तो उसको ऐसा लगेगा कि ये जो साइन उसके हो रहे हैं, बॉडी जो उसको साइन दिखा रही है, वो उसकी इनएबिलिटी को दर्शा रही है। ठीक है, सपोज कोई बंदा इंटरव्यू देने जा रहा है, उसके पैर कांप रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, उसके पेट में बटरफ्लाई फ्लाई कर रही हैं। ओके, तो उसको ऐसा लगेगा यार वो इनेबल है इस इंटरव्यू के लिए। लेकिन अगर उस पर्सन की हाई सेल्फ एफिकेसी होगी, तो वो इसको एक नॉर्मल थिंग मानेगा, और वो इसको ऐसा नहीं मानेगा कि ये उसकी एबिलिटी पर एक क्वेश्चन मार्क रेज कर रही है। तो जो सेल्फ एफिकेसी हाई पर्सन होता है वो इस चीज़ को एक नॉर्मल सिचुएशन मानता है, और जिसका सेल्फ एफिकेसी लो है वो इस सिचुएशन को अपनी इनएबिलिटी समझता है। तो साइकोलॉजिकल फीडबैक, हम अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से क्या फीडबैक दे रहे हैं किसी सिचुएशन पर, वो भी हमारी सेल्फ एफिकेसी को दर्शाता है। आइए अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम किसी के अंदर सेल्फ एफिकेसी को इंक्रीज कर सकते हैं, किसी के अंदर हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है तो कैसे। तो एक होता है हमारा पिगमेलियन इफेक्ट। पिगमेलियन इफेक्ट का मतलब है कि व्हाट पर्सन एक्सपेक्ट ऑफ अनदर कम एज अ सर्व एज अ ट्रुथ। जैसा आप जिसके बारे में समझते हैं वैसा ही वो होने लग जाता है। सपोज एक टीचर है, उसको एक क्लासरूम दिया गया बच्चों को पढ़ाने के लिए, और बताया गया उस टीचर को कि इस बच्चों जिस बच्चों को आपको हम दे रहे हैं उन बच्चों का आईक्यू बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं था, लेकिन टीचर को ऐसा बताया गया। अब जब टीचर वहाँ बच्चों को पढ़ाने गई तो वो उन बच्चों को इसी तरीके से पढ़ा रही है कि उनका आईक्यू बहुत अच्छा है, वो बच्चों को चैलेंजिंग टास्क दे रही है। तो ऐसे क्या हुआ, बच्चे आगे बड़ा इंप्रूव करने लग गए। तो ये किसका कारण से हुआ? ये हुआ पिगमेलियन इफेक्ट। तो जैसा हम जिस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं वैसा ही होने लग जाता है। ओके, तो इस तरीके से आप सेल्फ एफिकेसी को इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा, सेल्फ एफिकेसी का अगर मैं रिलेशन बताऊं एट्रीब्यूशन ऑफ फेलियर से, तो वो क्या है? देखिए, जिस भी पर्सन का सेल्फ एफिकेसी हायर होता है, जिस भी पर्सन का सेल्फ एफिकेसी हायर होता है, तो वो कभी ऐसा नहीं सोचता कि वो नहीं कर सकता, वो हमेशा ऐसा सोचता है कि वो कर सकता है, वो हमेशा मोटिवेटेड रहता है। तो अगर उसके सामने उसने पेपर देने गया, उसके सामने पेपर टफ भी आया, तो वो क्या बोलेगा कि द पेपर इज टफ दिस टाइम, इस बार पेपर टफ था। लेकिन ऐसा बंदा जो उसी पेपर को देने गया था लेकिन उसका सेल्फ एफिकेसी अगर लो है, तो वह क्या बोलेगा टफ पेपर को देख के कि मे बी आई एम नॉट केपेबल फॉर दिस एग्जाम, क्या पता मैं इस एग्जाम के लिए कैपेबल ही नहीं। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। तो ये था हमारा 8th थ्योरी। अब हम बढ़ते हैं अपनी थ्योरी नंबर 9 पर, जिसका नाम है हैकमैन एंड ओल्डहैम जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल। तो इस थ्योरी का जो बेसिक आइडिया है वो यह है कि जो चैलेंजिंग जॉब होती है वो हमेशा हमें मोटिवेट करती है, और जो चैलेंजिंग जॉब नहीं होती वो हमेशा हमें डीमोटिवेट करती है, यानी कि मोटिवेशन की वहाँ पर कमी रहती है। ओके, आइए इसका एक समरी हम देखें। यहाँ पर इसमें क्या होता है, बेसिकली ये हमें जॉब करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता है ये मॉडल, कि जब भी हम कोई जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब में क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, उसमें क्या कोर डायमेंशन होनी चाहिए। वही निर्भर करता है कि हम मोटिवेटेड होंगे उस जॉब से या नहीं होंगे। देखिए क्या है, अगर हम बात करें स्किल वैरायटी, अगर आपकी जॉब्स में स्किल वैरायटी है, अलग अलग स्किल्स चाहिए, तो ये आपको एक मोटिवेशन रखने में हेल्प कर सकता है, मोटिवेटेड रखने में हेल्प कर सकता है। वैसे ही अगर आपको कोई टास्क दिया है और टास्क की आइडेंटिटी है, मतलब वो टास्क अपने आप में एक बड़ा टास्क है, वो किसी टास्क का सब टास्क नहीं है, तो ये भी आपको मोटिवेटेड करने में हेल्प करेगा। वैसे ही आपके टास्क का एक सिग्निफिकेंस है, आपकी टास्क को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को मिलता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, जो आप काम करते हैं उसका, ठीक है, आपका एक अलग ही रोल है, तो टास्क सिग्निफिकेंट है मतलब। ओके, तो ये भी आपको क्या रखेगा, मोटिवेटेड रखेगा। ओके, फिर है ऑटोनॉमी, अगर आपको पावर मिलती है, फ्रीडम मिलती है। ओके, और लास्ट में फीडबैक,
आपको फीडबैक भी दिया जाता है। तो ये कुछ कोर डायमेंशन होती हैं, कोर करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि आपके जॉब में होंगी तो आप क्या होंगे, मोटिवेटेड होंगे। तो इससे क्या मोटिवेशन हमें मिलेगा, तो ये है हमारा साइकोलॉजिकल स्टेट्स। देखिए अगर आपकी जॉब में स्किल वैरायटी है, टास्क आइडेंटिटी है, टास्क सिग्निफिकेंस है, तो आपको मीनिंगफुलनेस ऑफ वर्क का मोटिवेशन मिलेगा। आपको लगेगा कि जो आप काम कर रहे हैं उसका कोई मीनिंग है, आपके लिए उसका कोई मीनिंग मायने रखेगा, और इसका आउटकम ये निकलेगा कि आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन बढ़ेगा, आपका जॉब परफॉर्मेंस बढ़ेगा, आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी और लोअर अब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर होगा कंपनी में एम्प्लॉयज़ का। वैसे ही अगर आपको ऑटोनॉमी मिलती है जॉब में, तो इससे क्या होगा, आप रिस्पॉन्सिबल होगे फॉर दी आउटकम्स, और इससे भी सब ये आउटकम्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ओके, देन अगर आपकी जॉब में फीडबैक वाली क्वालिटी है, करेक्टरिस्टिक है, तो आप नॉलेज ऑफ द रिजल्ट्स, आपको पता होगा कि जो आपका रिजल्ट आने वाला है आप उसकी नॉलेज भी रखोगे क्योंकि आपको आगे फीडबैक देना है। तो इससे भी जो आउटकम होंगे ये सारे देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको कुछ यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा कि अगर ये जॉब करेक्टरिस्टिक्स आपके जॉब में हैं तो इससे आपको ये मोटिवेशन देखने को मिलता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उससे ये आउटकम्स निकल के आते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें व्हाट कॉजेज मोटिवेशन, मोटिवेशन किस तरीके से आता है, तो एक्सपीरियंस मीनिंगफुलनेस ऑफ वर्क, अगर मीनिंगफुलनेस ऑफ वर्क अच्छा है तो इससे मोटिवेशन आता है। दूसरा, एक्सपीरियंस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर द आउटकम ऑफ वर्क, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर आउटकम फॉर द वर्क अच्छा है तो उससे भी मोटिवेशन आता है। और लास्ट में नॉलेज ऑफ द रिजल्ट्स होने से भी क्या आता है, मोटिवेशन आता है। अब यहाँ पर कुछ मॉडरेटर्स होते हैं। व्हाट आर मॉडरेटर्स? इट कैन इम्पैक्ट द रिलेशन बिटवीन द जॉब करेक्टरिस्टिक्स एंड साइकोलॉजिकल स्टेट एंड बिटवीन द साइकोलॉजिकल एंड आउटकम। तो जॉब मॉडरेटर क्या होते हैं, ये रिलेशन बनाते हैं किसके बीच में, या तो जॉब करेक्टरिस्टिक और साइकोलॉजिकल स्टेट के बीच में, और या फिर साइकोलॉजिकल स्टेट और आउटकम के बीच में। तो किस तरीके से ये रिलेशन बनाते हैं, तो पहला है ग्रोथ नीड स्ट्रेंथ। तो तीन तरीके के मॉडरेटर हैं। पहला है ग्रोथ नीड स्ट्रेंथ, इसमें क्या है, इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनस नीड फॉर द पर्सन अकम्पलिशमेंट लर्निंग एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर किसी भी एक पर्सन की नीड के बारे में बात करी गई है, पर्सन के अकम्पलिशमेंट के बारे में बात करी गई है, या किसी उस पर्सन की लर्निंग एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करी गई है। दूसरा जो मॉडरेटर वो है नॉलेज एंड स्किल। अगर नॉलेज इनसफिशेंट होगा, स्किल बेकार होगी, तो ये साइकोलॉजिकल स्टेट्स में जो है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। अगर नॉलेज अच्छी खासी होगी तो साइकोलॉजिकल स्टेट आपका बढ़िया होगा, आप मोटिवेटेड रहेंगे। और तीसरा है आपका कंटेक्स्ट सेटिस्फैक्शन। जो भी जॉब का कंटेक्स्ट है उससे अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई है तो एम्प्लॉय के लिए फ़ायदा रहेगा, एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा। सपोज कंटेक्स्ट तो बहुत अच्छा है, जॉब बड़ी अच्छी है, लेकिन अ पर्सन हैविंग द बैड मैनेजर, लेकिन उसका मैनेजर, जो पर्सन का मैनेजर है वही बेकार है, ठीक है, विल इट फाइंड द हाइट टू अटेन द साइकोलॉजिकल स्टेट इवन इफ द कोर डायमेंशन आर द प्रेजेंट। तो उसको साइकोलॉजिकल स्टेट, वो मोटिवेटेड नहीं रहेगा। आपके कोर डायमेंशन सब बढ़िया हैं, आपके पास स्किल वैरायटी भी है, वहाँ आपकी जॉब में टास्क आइडेंटिटी भी है, टास्क सिग्निफिकेंस भी है, ऑटोनॉमी भी दी जाती है, फीडबैक वाली भी सारी करेक्टरिस्टिक है। लेकिन अगर आपका मैनेजर ही बड़ा खड़ूस है, ओके, तो आप साइकोलॉजिकल स्टेट्स में पहुँच तो पाएंगे लेकिन आप डीमोटिवेटेड यहाँ पर फील करेंगे। तो ये कुछ मॉडरेटर्स थे। आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हुए होंगे कि क्या हैकमैन एंड ओल्डहैम जॉब करेक्टरिस्टिक मॉडल कहना चाहता है। नेक्स्ट थ्योरी पर आते हैं। इस थ्योरी का नाम है पॉटर लॉलर मॉडल। देखिए पॉटर लॉलर जो मॉडल है ये एक्सटेंशन एक तरीके से जो हमने व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी पढ़ी थी पार्ट 1 में, जिसमें हमने देखा था एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी एंड वैलेंस के बारे में, तो उसी का ये एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर पॉटर लॉलर मॉडल कहता है कि किस तरीके से मोटिवेशन का प्रोसेस काम करता है। तो एफर्ट, जो एम्प्लॉय के एफर्ट होते हैं उसके हिसाब से वो परफॉर्म करता है। परफॉर्मेंस जो होता है वो बेस्ड होता है उनके जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं उस पर, और लास्ट में जब रिवॉर्ड मिलता है तो उससे हम क्या होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं। तो इस तरीके से रूम एक्सपेक्टेंसी में भी यही तरीके से बताया गया था, और उसी को थोड़ा एक्सटेंड किया गया है पॉटर लॉलर मॉडल में। देखिए जो भी पर्सन या एम्प्लॉइज़ जो एफर्ट दिखाता है अपने जॉब में, वो डिपेंड करता है ऑन द वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड एंड द परसीव एफर्ट रिवार्ड प्रोबेबिलिटी, कि रिवॉर्ड उसे क्या मिलने वाला है, उस हिसाब से वो एफर्ट करता है। और वो रिवॉर्ड कैसा होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उस कितना एफर्ट करके उसको रिवॉर्ड मिलेगा, इस पर भी वो एफर्ट उसका निर्भर करता है। साथ ही पॉटर ने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा डायमेंशंस भी बताए हैं, जैसे एफर्ट जो है वो एबिलिटी एंड ट्रेड पर भी निर्भर करता है। एक एम्प्लॉय की एबिलिटीज़ क्या हैं, उसकी ट्रेड्स क्या हैं, इस पर भी उसके एफर्ट को निर्भर करता है। और साथ में एक एम्प्लॉय अपना रोल क्या समझता है एक जॉब के अंदर, उस हिसाब से भी वो एफर्ट करता है। और जब वो एफर्ट करता है तो परफॉर्मेंस लीड होता है उससे, और परफॉर्मेंस जो होता है वो बेस्ड होता है ऑन रिवॉर्ड्स, चाहे वो रिवॉर्ड इंटरेस्टिंग हो सकता है या फिर एक्सटेंसिव हो सकता है। और जब ये पूरा परफॉर्मेंस डन हो जाता है तो लास्ट में सेटिस्फैक्शन
यहाँ पर देखने को मिलता है, चाहे वो बंदा सेटिस्फाई हो या फिर अनसेटिस्फाई। तो आइए इसको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ते हैं। ये तो एक ओवरऑल समरी थी, डिटेल में समझते हैं कि क्या होता है। कि द आइडिया वॉज टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द जॉब एटीट्यूड एंड द जॉब परफॉर्मेंस। जो पोर्टर लॉयर मॉडल है, इसका बेसिक आइडिया ये है कि यहाँ पर हम रिलेशनशिप को समझते हैं कि जॉब एटीट्यूड और जॉब परफॉर्मेंस में क्या रिलेशनशिप होता है। ये जो मॉडल है वो बेस्ड है वही रूम एक्सपेक्टेंसी जो मॉडल जो हमने पार्ट 1 में सीखा था। ओके बस यहाँ पर 2 एडिशनल वेरिएबल्स हमने ला दिए हैं यहाँ पर। जैसे सेटिस्फैक्शन को हम यहाँ पर लाए हैं, परसीव एफर्ट, इक्विटी रिवार्ड्स को हम यहाँ पर लाए हैं। और अजम्पशन अगर हम बात करें इस मॉडल को पढ़ने में, तो वो है कि इंक्लूडिंग इंडिविजुअल बिहेवियर डिटरमाइंड बाय द कंबाइंड ऑफ इंडिविजुअल एंड एनवायरनमेंट फैक्टर। किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को हम 2 फैक्टर से डिटरमाइन कर सकते हैं, इंडिविजुअल के खुद को और एनवायरनमेंट के फैक्टर। तो इंडिविजुअल फैक्टर एंड एनवायरनमेंट फैक्टर के हिसाब से हम किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे। दूसरा, इंडिविजुअल को हम यहाँ पर एज अ रेशनल ह्यूमन बींग लेंगे जो कि कॉन्शियस बिहेवियर लेता है। एवरी इंडिविजुअल हैव डिफरेंट नीड्स, डिज़ायर एंड गोल। ओके हर इंडिविजुअल का अपना अपना नीड होगा, डिज़ायर होगा, गोल होगा। तो ये इस थ्योरी की एजम्पशन है। ओके ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजम्पशन इंडिविजुअल डिसाइड अबाउट देयर बिहेवियर। और सब अपनी अपनी एजम्पशंस के हिसाब से सब अपना अपना बिहेवियर डिसाइड करेंगे और बिहेवियर के हिसाब से ही उनको आउटकम मिलेगा उनका। ओके तो जैसे हमने बात करी थी सबसे पहले एफर्ट की, तो एफर्ट का मतलब क्या होता था? इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच अ पर्सन एक्सर्ट्स ऑन अ जॉब। एफर्ट का मतलब कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एक इंसान अपने जॉब में लगाएगा, वो उसका एफर्ट है। ओके सबसे पहले हमने देखा ना एफर्ट होता है, तो आपको समझ आ गया होगा एफर्ट क्या होता है। ओके इसके बाद है एफर्ट किस पर बेस्ड है? एफर्ट बेस्ड है वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड, जिसको हम रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में वैलेंस का नाम दे रहे थे। तो वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड, तो पीपल ऑलवेज ट्राई टू फिगर आउट वेदर द रिवॉर्ड आर लाइकली टू बी रिसीव्ड फ्रॉम डूइंग अ जॉब दैट अट्रैक्ट्स। तो हमेशा जब पीपल काम करता है, आदमी इंसान काम करता है, तो वो ये जानने को इच्छुक होता है कि जो वो काम कर रहा है क्या उससे उसे वो रिवॉर्ड मिल पाएगा जैसा उसने सोचा है, क्या कोई भी उसे रिवॉर्ड मिल पाएगा। तो इसको बोलते हैं वैलेंस ऑफ रिवॉर्ड। तो उसी हिसाब से वो क्या करता है, फिर एफर्ट करता है। तो डिफरेंट पीपल एक्सपेक्ट डिफरेंट रिवॉर्ड फ्रॉम द सेम जॉब। एक ही काम को करके हर पर्सन अलग अलग रिवॉर्ड को एक्सपेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से पर्सन क्या करता है, जब भी कोई काम को करता है तो पहले रिवॉर्ड को अपने माइंड में सोचता है कि क्या इस काम को करने से मुझे ये रिवॉर्ड मिल पाएगा या ये रिवॉर्ड मिल पाएगा। तो इसी हिसाब से वो क्या करता है, फिर एफर्ट करता है। दूसरा है यहाँ पर हमारा परफॉर्मेंस एफर्ट रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी। ओके तो पहला हमने बात करी एफर्ट जो किस पर बेस्ड है, वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड पर, और दूसरा है परसीव्ड एफर्ट रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी। ओके परसीव्ड एफर्ट रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पर क्या है, एवरी try to access the probability of a certain level of effort leading to the desired level of the performance and the possibility of performance and the possibility of that performance leading to the certain kinds of reward. Based on the valence of the reward, the effort reward probability, people can decide to put the certain level of work effort. देखिए जब भी हम यहाँ पर एफर्ट डालते हैं तो उससे पहले हम एक प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि क्या इतना एफर्ट करके मुझे इतना रिवॉर्ड मिल पाएगा। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर एफर्ट लगाता हूँ। सपोज अगर ज़्यादा एफर्ट लगा के मुझे कम रिवॉर्ड मिल रहा है तो मैं एफर्ट ज़्यादा क्यों लगाऊंगा। तो इस हिसाब से हम एक यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी बनाते हैं अपने दिमाग में, सोचते हैं कि क्या इतना एफर्ट लगा के मैं इतना कुछ अचीव कर पाऊँगा या ज़्यादा एफर्ट लगा के ही वो उतना कुछ अचीव कर पाऊँगा। तो इसको हम कहेंगे परसीव एफर्ट रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी। ओके अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम परफॉर्मेंस करते हैं, परफॉर्मेंस में आते हैं। ठीक है एफर्ट आपने देख लिया, एफर्ट के बाद आप क्या करेंगे, परफॉर्मेंस करेंगे। तो जो एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जो बंदा परफॉर्म करता है वो कैसे डिपेंड होता है, एक तो उसकी एफर्ट पर डिपेंड करता है, और यहाँ पर 2 और वेरिएबल हैं जिस पर उसकी परफॉर्मेंस निर्भर करती है। वो है उसकी एबिलिटी या फिर ट्रेट या फिर रोल परसेप्शन। एबिलिटी मतलब उस पर्सन की नॉलेज क्या है, उस पर्सन की स्किल क्या है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी क्या है किसी भी काम को करने की। तो एक तो एबिलिटी निर्भर करेगी उसकी परफॉर्मेंस पर। दूसरा है रोल परसेप्शन, कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन में अपने रोल को समझता है, क्या वो कैसे जानता है कि उसका रोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन में उसके गोल को अचीव करने के लिए। तो हर पर्सन का जो अपना रोल होता है वो अलग अलग समझता है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि डिफरेंट पीपल परसीव इट डिफरेंटली। ओके आई होप यहाँ तक भी आपको क्लियर है कि परफॉर्मेंस भी किस पर बेस्ड है, उसकी एबिलिटी और रोल परसेप्शन पर बेस्ड है। ओके परफॉर्मेंस को जब वो करेगा तो उसके बाद उसको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। तो परफॉर्मेंस लीड टू सर्टेन आउटकम्स। ओके तो वो रिवॉर्ड 2 तरीके का हो सकता है, या तो उसको जो रिवॉर्ड मिले वो एक्सट्रेंसिक हो या फिर इंट्रेंसिक। तो एक्सट्रेंसिक यानी कि एक्सटर्नल रिवॉर्ड गिवन बाय अदर इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल रिवॉर्ड देती है, जैसे मनी दिया, रिकॉग्निशन दिया, प्रेज दिया इस किसी भी एम्प्लॉय को, तो ये एम्प्लॉय के लिए क्या होगा, एक्सटर्नल रिवॉर्ड होगा। तो परफॉर्मेंस करके ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल रिवॉर्ड दे सकती है, या फिर इंटरनल रिवॉर्ड। इंटरनल रिवॉर्ड मतलब जो उसकी इंटरनल फीलिंग को मिलेगा, लाइक
फीलिंग्स फ्रॉम द जॉब, किसी भी काम को करके उसको बड़ी संतुष्टि मिल रही है, सेल्फ एस्टीम उसका बढ़ रहा है, सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस उसके अंदर आ रहा है, जो कि अच्छे काम को करने के बाद किसी भी इंसान के अंदर आना लाजमी है। तो ये उसके लिए क्या होगा, इंट्रिंसिक रिवॉर्ड होगा। ओके, आई होप यहाँ तक ये भी आपको क्लियर है कि परफॉर्मेंस करके हमें दो टाइप का रिवॉर्ड मिलता है। एक तो हमें ऑर्गेनाइजेशन देता है बाहर से, वो हमारे लिए एक्सट्रिंसिक है। एक हमारे अंदरूनी हमें हमें जो खुशी मिलती है वो हमारे लिए अंदरूनी रिवॉर्ड हो गया, वो हमारा इंट्रिंसिक रिवॉर्ड होगा। और लास्ट में इन रिवॉर्ड से या तो हम सेटिस्फाई होंगे या फिर डिससेटिस्फाई होंगे। देखिए, अगर सेटिस्फाई होंगे तो उसी तरीके से हम काम करना शुरू करेंगे जैसे हमने इस काम को पहले किया, लेकिन अगर डिससेटिस्फाई होंगे तो इस काम को फिर से हम नहीं रिपीट करेंगे। और लास्ट में परफॉर्मेंस के कारण एक और चीज़ यहाँ पर निकल के आती है, वो है परसीव्ड इक्विटी ऑफ रिवॉर्ड। अभी परसीव्ड इक्विटी ऑफ रिवॉर्ड क्या है उसको भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, परसीव्ड इक्विटी को रिवॉर्ड का मतलब है कि हम यहाँ पर इक्वेट करके देखते हैं कि जितना रिवॉर्ड मैंने सोचा था क्या उतना रिवॉर्ड मुझे मिला या नहीं मिला। कि मैंने एफर्ट लगाया था और मैंने प्रोबेबिलिटी बनाई थी ना कि मेरे को इतना रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए, मैं इतना एफर्ट लगाऊंगा, तो उतना एफर्ट लगा के क्या उतना रिवॉर्ड आपको मिला, तो इसको हम क्या बोलते हैं, परसीव्ड इक्विटी रिवॉर्ड। ओके, तो आई होप आपको ये पूरी जो थ्योरी है मोटिवेशन की फ्रॉम पोर्टर लॉयर मॉडल ये समझ आई होगी। इसमें हम थ्योरी में हमने क्या देखा कि कोई भी पर्सन या एम्प्लॉय जो एफर्ट दिखाता है वो एफर्ट डिपेंड करता है उसके वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड और परसीव्ड एफर्ट रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। उस हिसाब से वो परफॉर्मेंस करता है, परफॉर्मेंस बेस्ड होता है उसकी एबिलिटी ऑफ ट्रेड एंड रोल परसेप्शन के हिसाब से। परफॉर्मेंस को करने के बाद उसको रिवॉर्ड मिलते हैं, या तो वो इंट्रिंसिक हो सकता है या एक्सट्रिंसिक हो सकता है, और इन रिवॉर्ड से वो सेटिस्फाई हो सकता है या फिर डिससेटिस्फाई हो सकता है। और लास्ट में जो परफॉर्मेंस करता है और जो रिवॉर्ड होता है उसको परसीव्ड इक्विटी ऑफ रिवॉर्ड कहा जाता है। उसको वो यहाँ पर कंपेयर करके देखता है कि क्या जैसा उसने सोचा था रिवॉर्ड, क्या वैसा ही उसको रिवॉर्ड मिला या फिर नहीं मिला। तो यहाँ पर ये वाली थ्योरी हमारी फिनिश होती है। नेक्स्ट थ्योरी पर आते हैं। जो नेक्स्ट थ्योरी है हमारी थ्योरी 11, वो है अबाउट हॉथॉर्न इफेक्ट। तो इसमें ये भी एक मोटिवेशन थ्योरी है जो कि गिवन बाय हेनरी ए लेंट्सबर्गर है। यहाँ पर ये जो हेनरी ए लेंट्सबर्गर है जो रिसर्चर है, उसने अलग अलग काम करने के जो कंडीशंस होते हैं, फिजिकल कंडीशन होते हैं, वो चेंज करके देखे और देखा कि एम्प्लॉयज़ पर उन पर क्या असर पड़ता है। उसने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को एक जगह बैठाया काम करने के लिए। तो सबसे पहले वहाँ की लाइटिंग कंडीशन उसने चेंज करी, उसके बाद वहाँ पर उसने एम्प्लॉयज़ का ब्रेक टाइम चेंज किया, वर्किंग और चेंज किया। ओके, तो एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी इंक्रीज व्हेन अ चेंज वाज मेड। और उसने देखा कि जब भी उसने लाइट कंडीशन चेंज करी या फिर ब्रेक टाइम या वर्किंग आवर्स को चेंज किया तो इससे एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी पर थोड़ा बहुत तो असर पड़ा था। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जब भी हम चेंजेस लाते हैं अपने सिस्टम पर तो उससे कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ता है। और साथ ही यहाँ पर क्या बोला गया कि एम्प्लॉय बिकम मोटिवेटेड टू वर्क हार्डर एज अ रिस्पॉन्स टू द अटेंशन बीइंग पेड टू देम रेदर देन द एक्चुअल फिजिकल चेंज इन देमसेल्फ। लेकिन बाद में जाके पता चला कि एम्प्लॉय जो ये काम ज़्यादा कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि जब लाइटिंग कंडीशन में चेंज आ रहा था और जब ब्रेक टाइम या फिर वर्किंग आवर में चेंज हो के जो चेंज आ रहा था वो इसलिए भी आ रहा था क्योंकि जब ये चेंज लाए जा रहे थे तो लोग वहाँ पर उनको ऑब्जर्व भी कर रहे थे। तो असली कारण लोगों के मोटिवेटेड होने का ये नहीं था कि लाइटिंग कंडीशन में चेंज आया या ब्रेक टाइम में चेंज आया। असली कारण ये था कि लोग उन्हें देख रहे थे कि क्या चेंज आता है। तो जो देख रहे थे यानी कि जो एक तरीके से ये रिसर्च कर रहे थे, उनके डर के कारण वो अपने आप को काम को ज़्यादा कर रहे थे। तो इसी थ्योरी को हम एक ऑब्जर्वर इफेक्ट भी कहते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर असली जो कारण था मोटिवेटेड होने का एम्प्लॉयज़ का, वो ये नहीं था कि लाइट कंडीशन में चेंज आया या फिर ब्रेक टाइम में चेंज आया। असली कारण ये था कि जब ये चेंज लाए जा रहे थे तो रिसर्चर्स जो थे वो पूरे पॉइंट्स को नोट डाउन कर रहे थे और उनको पता था कि हमें रिसर्च किया जा रहा है, इसलिए वो ज़्यादा काम कर रहे थे। ठीक है ना, इसलिए एम्प्लॉयड क्या होते सारे मोटिवेटेड थे, वो वर्क हार्डर कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि सब लोग उन पर अटेंशन दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। ओके, तो फिजिकल चेंज के कारण यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया था, ऑब्जर्वेशन के कारण यहाँ पर चेंज आया था। इसलिए सारे ऑर्गेनाइजेशन में आजकल सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं ताकि एम्प्लॉयज़ को ये पता लगे कि जो उनके बॉस हैं, जो उनके सुपीरियर हैं, वो उनको देख रहे हैं, जिससे वो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, वो काम को करते रहते हैं। आई होप आपको हॉथॉर्न इफेक्ट समझ में आया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरी जिसका नाम है 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन बाय बर्नर्ड वीनर। ओके, तो 3D थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन बाय बर्नर्ड वीनर जो है ये भी एक प्रोसेस मोटिवेशन थ्योरी है। इस थ्योरी में क्या बताया गया है कि जो एक पर्सन है वो अपना एक्सप्लेन कर रहा है रीज़न अबाउट हिज सक्सेस और फेलियर। एक इंसान अपने सक्सेस और फेलियर को कैसे बताता है
वही डिसाइड कर देता है कि वो मोटिवेटेड है या फिर डीमोटिवेटेड है। वो इस थ्योरी से हमें जानने को मिल जाएगा। आइए सीखते हैं कि पर्सन ओन एट्रीब्यूट इन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन देयर सक्सेस और फेलियर डिटरमाइन द एफर्ट दे आर विलिंग टू एक्सर्ट इन द फ्यूचर। सपोज एक पर्सन, ये पर्सन है मिस्टर ए, ये एक एग्ज़ाम को दे के आए, वहाँ पर सपोज ये फेल हो गए। अब ये फेल हो गए तो उस कारण ये कुछ अपने रीजंस बता रहे होंगे, और इनके रीजंस को सुन के मुझे पता लग जाएगा कि फ्यूचर में ये फिर से एफर्ट करेंगे उस एग्ज़ाम को देने में या नहीं करेंगे। ओके, तो किसी भी पर्सन का एट्रीब्यूट वो कैसे एक्सप्लेन करता है अपने सक्सेस और फेलियर को, हमें उससे पता लग जाता है कि आगे आने वाले फ्यूचर में वो बंदा कैसे काम करने वाला है। तो वीनर ने 4 टाइप के एट्रीब्यूशन हमें बना के दिए। तो क्या है वो 4 टाइप के एट्रीब्यूशन? पहला, उसने यहाँ पर एबिलिटी के बारे में बात करी, फिर उन्होंने टास्क डिफ़िकल्टी के बारे में बात करी, एफर्ट के बारे में बात करी और लक के बारे में बात करी। अभी इनके बारे में हम भी बात करेंगे। तो कुछ होते हैं यहाँ पर हमारा लोकस ऑफ कैजुअलिटी, कुछ होते हैं हमारे स्टेबिलिटी एट्रीब्यूशन। तो पहले तो हम 3D एट्रीब्यूशन, जो हमारी थ्योरी है उसकी हम समझते हैं। देखिए 3D एट्रीब्यूशन है ना, तो ये 3D एट्रीब्यूशन है क्या, पहले उनको समझते हैं। देखिए 3D एट्रीब्यूशन पहला है हमारा लोकस ऑफ कैजुअलिटी। लोकस ऑफ कैजुअलिटी ये हमारी इंटरनल भी हो सकती है या हमारी एक्सटर्नल भी हो सकती है। ओके, इंटरनल या एक्सटर्नल। कैजुअलिटी यानी कि फैक्टर्स, जो फैक्टर्स या तो इंटरनल मतलब हमारे कंट्रोल में है, ओके, और एक्सटर्नल मतलब जो बाहरी है, जो हमारे उसमें कंट्रोल में नहीं है। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी यानी कि जो चीज़ स्टेबल रहती है ओवर द टाइम, और कुछ चीज़ें हो सकती है जो स्टेबल ना रहे ओवर द टाइम, वो ऊपर नीचे जा सकती है, तो इसको स्टेबिलिटी में यहाँ पर एट्रीब्यूट किया गया। फिर है कुछ एट्रीब्यूशन जो है वो है कंट्रोलेबल और रिस्पॉन्सिबल। टू वस्ट एक्सटेंड द फ्यूचर टास्क परफॉर्मेंस अंडर द पर्सन कंट्रोल। फ्यूचर के जो टास्क हैं अगर वो एम्प्लॉय के कंट्रोल में होंगे तो उन्हें कंट्रोलेबल होंगे, अगर फ्यूचर के टास्क एम्प्लॉय के कंट्रोल में नहीं होंगे तो उन्हें अनकंट्रोलेबल हम बोलेंगे यहाँ पर। ओके, आइए अब पढ़ते हैं लोकस ऑफ कैजुअलिटी के हिसाब से। यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं हमारी, पहली मैंने बताया इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। इंटरनल यानी कि जो हमारे अंदर है, यानी कि हमारी एबिलिटी, हमारे एफर्ट, ये हमारे अंदर की चीज़ें हैं। ये किसी भी हर पर्सन की अलग अलग हो सकती है, अलग अलग पर्सन अपनी अपनी एबिलिटी से काम करता है, अपने अपने एफर्ट से काम करता है। एक्सटर्नल फैक्टर जो कि बाहर से होते हैं, एम्प्लॉय के अंदर ये नहीं होता है, वो है उसकी टास्क डिफ़िकल्टी एंड लक। ठीक है, ये सब पर्सन का अलग अलग होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी देखिए स्टेबल फैक्टर्स क्या होंगे, जैसे एबिलिटी। एबिलिटी हमेशा हमारी स्टेबल रहती है, कभी भी ये चेंज नहीं होगी, लेकिन हमारा एफर्ट हमेशा अनस्टेबल रहता है। एफर्ट को मैं बढ़ा घटा सकता हूँ, लेकिन एबिलिटी मेरी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। उसी तरीके से टास्क डिफ़िकल्टी, टास्क डिफ़िकल्टी एक स्टेबल चीज़ है, टास्क डिफ़िकल्टी हमेशा सेम रहेगा। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना हमेशा डिफ़िकल्टी रहेगा। ओके, और साथ में अनस्टेबल फैक्टर क्या है, लक। लक कभी तो हमारे काम में आ सकता है, लक कभी हमारे काम के विपरीत भी जा सकता है, उल्टा भी हो सकता है, लक हमारे अगेंस्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये अनस्टेबल फैक्टर है। तो ये पूरा एक 4 टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूशन बना के हमें किसने दिया, वीनर ने दिया। ओके, आइए मैं इसको एक एग्जाम्पल से आपको समझा के देखता हूँ, आपको समझ आए तो। देखिए क्या है, यहाँ पर एक गर्ल है, अ गर्ल फेल्ड इन एग्ज़ाम। एक लड़की एग्ज़ाम में फेल हो गई। अब यहाँ पर ना वो क्या कर रही है, उसने एट्रीब्यूशन यहाँ पर उसके बना के हमने दे रखे हैं। देखिए एक है इंटरनल फैक्टर, एक है एक्सटर्नल फैक्टर। अब इंटरनल में जो स्टेबल फैक्टर है, लड़की कह रही है कि आई फेल्ड बिकॉज आई डू नॉट हैव द एबिलिटी। मैं फेल इसलिए हुई क्योंकि मेरे पास एबिलिटी नहीं थी। अब एबिलिटी कैसा फैक्टर है, स्टेबल फैक्टर है और इंटरनल भी है ये। साथ में अगर वो कहे कि आई फेल्ड बिकॉज आई डिड नॉट पुट एफर्ट, आई फेल्ड बिकॉज आई डिड नॉट पुट एफर्ट, तो ये भी एफर्ट क्या है, उसके इंटरनल चीज़ है, लेकिन ये चीज़ क्या है, एफर्ट एक तरीके से क्या होता है, अनस्टेबल फैक्टर होता है। ओके, अगर लड़की कहती है कि आई फेल्ड बिकॉज द पेपर वॉज टफ, तो पेपर का टफ होना, डिफ़िकल्ट होना कैसा फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर है, लेकिन ये एक स्टेबल है। डिफ़िकल्टी एक स्टेबल होती है, इसलिए यहाँ पर डाला गया। और लास्ट में अगर मैं बात करूँ कि अगर लड़की कह रही है कि आई फेल्ड बिकॉज इट वॉज माई बैड लक, ओके, लड़की का बैड लक था, तो ये भी एक्सटर्नल फैक्टर है। लक क्या है, एक एक्सटर्नल फैक्टर है और उसके कारण वो फेल हुई, तो लक एक को हम अनस्टेबल भी कहते हैं। ठीक है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर दिखाया था कि अनस्टेबल लक होता है और एक्सटर्नल फैक्टर भी होता है लक।
ओके वैसी टास्क डिफिकल्टी स्टेबल फैक्टर होता है और साथ में एक्सटर्नल फैक्टर होता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर हमने एट्रीब्यूट बना के यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी है। और लास्ट में अगर मैं तीसरे एट्रीब्यूट की बात करूँ कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल को, तो कंट्रोलेबल खाली एक ही फैक्टर है जिसमें लड़की कह रही है कि आई फेल्ड बिकॉज आई डिडेंट पुट द एफर्ट, मैंने एफर्ट नहीं करे इसलिए मैं फेल हो गई। तो यही एक कंट्रोलेबल फैक्टर है, अगर वो एफर्ट कर ले आगे तो वो फेल नहीं होगी। ओके तो ये एक कंट्रोलेबल फैक्टर है। बाकी जो ऊपर हमने तीन ये डिस्कस किए एग्जांपल वो सारे अनकंट्रोलेबल हैं। जैसे एबिलिटी की वो बात कर रही है तो ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर है। पेपर का टफ होना ये एक अनकंट्रोलेबल फैक्टर है और उसका लक का खराब होना ये भी एक अनकंट्रोलेबल फैक्टर है। तो कंट्रोलेबल फैक्टर खाली क्या था कि वो अपने एफर्ट उसने नहीं दिखाया, इसके कारण वो फेल हो गई। अगर आगे चल के वो एफर्ट अच्छे कर दे तो पास हो सकती है। ठीक है, तो कंट्रोलेबल फैक्टर यहाँ पर खाली एक ही है। तो ये पूरा ओवरऑल क्या है, बर्नर्ड वीनर का 3D एट्रीब्यूशन थ्योरी है। तो अ पर्सन हु गिव्स द एट्रीब्यूशन, अब याद रखना कि जो भी पर्सन इनमें से जो एट्रीब्यूशन देता है अगर वो एट्रीब्यूशन इंटरनल है, स्टेबल है और अनकंट्रोलेबल है, देखिए इंटरनल, स्टेबल और अनकंट्रोलेबल मतलब यही वाला, तो इसका मतलब है कि सर्टेनली जो पर्सन है वो हेल्पलेस है, विल सर्टेनली डिप्रेस्ड, वो डिप्रेस है और डीमोटिवेटेड है। ठीक है, जैसे ये लड़की कह रही थी कि मैं इसलिए फेल हो गई क्योंकि मेरे पास उस एग्ज़ाम को पास करने की एबिलिटी ही नहीं है। तो इसका मतलब वो हेल्पलेसनेस की दर्शा रही है, वो डिप्रेस्ड है, वो डीमोटिवेटेड है। लेकिन अगर इंसान ऐसे एट्रीब्यूट देता है जो कि एक्सटर्नल है, अनस्टेबल है परंतु कंट्रोलेबल है, देखिए एक्सटर्नल, अनस्टेबल और अगर कंट्रोलेबल, यहाँ पर अगर कोई पॉइंट आता है तो ऐसा पर्सन हमेशा क्या होगा, मोटिवेटेड रहेगा। मोस्ट पीपल क्रिएट दिस इमेज, और बहुत से लोग जो सक्सेस अचीव करते हैं वो इस इमेज को क्रिएट करते हैं। ओके, अगर कोई फैक्टर आपके लिए एक्सटर्नल है, अनस्टेबल है और लेकिन कंट्रोलेबल है, आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, तो वो आपको क्या दिलाएगा, हमेशा सक्सेस दिलाएगा, यानी कि आप क्या होंगे, मोटिवेटेड होंगे। आई होप आपको ये पूरा थ्योरी समझ आया होगा। इसको आप अपने बुक से रीड भी करेंगे तो आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। जितनी भी थ्योरीज मैं बता रहा हूँ वो यहाँ पर एक तरीके से मैं समराइज़ करके आपको बता रहा हूँ। मैं आपको कहूँगा कि आप इनको बुक से एक बार रीड जरूर करें ताकि आपको और अच्छी क्लेरिफिकेशन मिल पाए। ओके, लास्ट थ्योरी पर आते हैं आज के वीडियो की, जिसका नाम है अर्गरिस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। देखिए अर्गरिस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है। इसमें कहते हैं कि अ मैच्योर पर्सन इज मोर कॉन्फिडेंट देन एन इमेच्योर पर्सन। जो मैच्योर पर्सन होता है वो हमेशा इमेच्योर पर्सन से ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट होता है। सही बात है कि 7 चेंजेस टेक प्लेस इन एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी मेक हिम और हर अ मैच्योर। देखिए 7 चेंजेस आपको एक मैच्योर पर्सन में देखने को मिलेंगे। अगर 7 पॉइंट्स ये मैच्योर पर्सन के अंदर हैं तो मतलब वो क्या है, वो पर्सन की बहुत कॉन्फिडेंट है, उस पर्सन की मेंटेलिटी बहुत अच्छी है। देखिए क्या है वो पॉइंट्स, मैच्योरिटी के जो 7 पॉइंट्स हैं वो है, वो पर्सन हमेशा एक्टिव रहेगा, वो पर्सन हमेशा इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, किसी पर निर्भर नहीं होगा। कैपेबल ऑफ बीइंग बिहेवियर इन मैनी वे, वो अलग अलग तरीके से बिहेव करने में कैपेबल होगा। डीप एंड स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट उस पर्सन के अंदर होगा, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होगा उसका, वो दूर तक की सोचने वाला होगा। इक्वल एंड सुपॉर्डिनेट पोजीशन, वो हमेशा इक्वल पोजीशन में अपने आप को रखना चाहेगा, सुपीरियरेट पोजीशन में मतलब अपने आप को ऊपर पोजीशन में रखना चाहेगा। ओके, हमेशा लोगों से ऊपर रहना चाहेगा या फिर बराबर लोगों के साथ रहना चाहेगा। ओके, अवेयरनेस एंड सेल्फ ऑफ कंट्रोल ऑफ सेल्फ, वो हमेशा अवेयर रहेगा और अपने ऊपर उसको हमेशा क्या होगा, कंट्रोल होगा। तो अगर ये 7 पॉइंट किसी भी इंसान में अगर आपको देखने को मिले तो मतलब वो इंसान क्या है, मैच्योर है और साथ ही क्योंकि वो मैच्योर है इसलिए वो ज़्यादा क्या होगा, कॉन्फिडेंट होगा। ओके, अब मैं बात करता हूँ इमैच्योरिटी के क्या कारण हैं, क्या पॉइंट्स हैं जिसके कारण पर्सन इमैच्योर दिखाई देता है। वो है पासिव, एक्टिव का उल्टा पासिव यानी कि बंदा एक्टिव नहीं है। डिपेंडेंस, वो हर काम पर किसी और पर क्या होगा, निर्भर होगा। बिहेवियर इन फ्यू वे, वो खाली फ्यू वे पर ही बिहेवियर करना जानता होगा। इरेटिक इन शैलो इंटरेस्ट, उसका जो इंटरेस्ट होगा किसी भी काम को करने में वो शैलो होगा, बहुत कम होगा। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, बस छोटे समय का ही सोचता होगा। सबॉर्डिनेट पोजीशन, वो हमेशा चाहता होगा कि किसी के नीचे ही काम करे, बराबर में नहीं, ना ही ऊपर, किसके नीचे काम करना पसंद करता होगा। और लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ सेल्फ, उसको अपने बारे में ही कुछ पता नहीं होगा। तो ऐसा पर्सन क्या होगा, इमेच्योर होगा। तो अब ये इमेच्योरिटी के कारण क्या है, क्यों पर्सन इमेच्योर हो जाता है, बिकॉज ऑफ द टास्क स्पेशलाइजेशन, उसको खाली एक ही टास्क में वो स्पेशलाइज्ड है, ठीक है, एक ही टास्क करना चाहता है। चेन ऑफ कमांड में वो फंसा हुआ है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यहाँ पर वो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन
फेस कर रहा है, और भी बहुत फैक्टर हो सकते हैं जिसके कारण पर्सन क्या होता है, इमेच्योर होता है। लेकिन अगर आपको इस इमेच्योर पर्सन को मैच्योर बनाना है तो क्या फैक्टर्स हैं जिससे कोई भी इमेच्योर पर्सन मैच्योर बन सकता है, वो है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट लाइए, सबको मिलजुल कर काम करके बिठाइए, ठीक है, सबको बोलिए कि आप मिलजुल कर काम करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, टीम कमिटमेंट करिए। ओके, साथ ही इनफॉर्मल स्ट्रक्चर इन द प्लेस ऑफ हिरार्कियल वन। अब जो आपका पुराना चला आ रहा था फॉर्मल स्ट्रक्चर, उसको चेंज करिए, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर लाइए, ठीक है। जॉब रोटेशन करवाइए, जॉब एनरिचमेंट करवाइए। लोगों जो पुराने जो बंदे हैं अगर वो एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो उनका डिपार्टमेंट को शिफ्ट कराइए, उनका जॉब रोटेशन कराइए, जॉब एनरिचमेंट, उनको थोड़ी वाइडर रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, ठीक है ना, उनके रोल में। तो इससे क्या होगा, पर्सन मैच्योर बनेगा। तो आई होप ये आपको मोटिवेशन की थ्योरी समझ आई होगी। तो इस तरीके से हमने पार्ट 2 भी आज अपनी कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने टोटल मिला के पार्ट 1 पार्ट 2 में टोटल 13 थ्योरी, प्रोसेस बेस्ड थ्योरी हमने कंप्लीट करी है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, और मैं उम्मीद करूँगा और आशा करूँगा कि मैं आपके रिप्लाई कर पाऊँ। और मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड जरूर करूँगा कि आप बुक को ज़रूर रीड करिए ताकि आप इन थ्योरी को और अच्छे से समझ पाएँ। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।